तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के गवर्नर जनरल को लेकर के जितने भी प्रश्न अभी तक आपके एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एमपीएसआई, इन सभी परीक्षाओं में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भारत के गवर्नर जनरल से लेकर के, उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। गवर्नर जनरल और उनसे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है, तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिए रहेंगे उनको आपको वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है अगर आपको पढ़ना है। बाकी प्रश्न हम कराते चलेंगे, साथ ही साथ में आपको आंसर भी बताते चलेंगे, ठीक है। लगभग इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं और इन 100 प्रश्नों से बाहर आपका एक भी प्रश्न गवर्नर जनरल से रिलेटेड बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा प्रश्न है पहला, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, इतना ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट हम कर रहे हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? पहला बात आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय पर कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं: लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड बेंटिक। चलिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो वारेन हेस्टिंग है उनके समय पर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिए हुए हैं उनको आप अपना वीडियो पॉज करके अपना आराम से पढ़ लीजिएगा। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, जो कि 1753 से 73 से लेकर के 85 तक भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यूपीपीसीएस में ही यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से कौन से गवर्नर जनरल से है? यानी कि रिंग फेंस की नीति कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित है? देखिए, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड डलहौजी से, वारेन हेस्टिंग से या फिर लॉर्ड क्लाइव से? झारखंड पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर है सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग से संबंधित है रिंग फेंस की नीति, ठीक है। चलिए, रिंग फेंस की नीति के बारे में ऊपर जो प्रश्न है इनमें आपको डिटेल में बताया गया है, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। ऊपर चलना पड़ेगा हमें। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि डायरची जो बंगाल में चालू की थी, वो किसने उसमें समाप्त किसने किया था, यानी कि खत्म किसने किया था बंगाल में डायरची को? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने या फिर उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं, ठीक है। 47वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आंसर देखिए। सही आंसर है सी, यानी कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, 1772 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को या फिर सर लियोनेल कर्टिस को? किसे यहाँ पर द्वैत शासन का जनक माना गया है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि सर लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, ठीक है। जिनके बारे में कुछ जानकारी आपको दी है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग का मुकदमा जो है वो चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली? चलिए प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया है। सही आंसर है ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग जो है इन पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चल लेते हैं अपन अगले पेज पर। प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपीसीएस ने पूछा है मेंस में, यूपीपीसीएस जीआईसी में 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो सही आंसर सी है, वही वारेन हेस्टिंग जो है इन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने?
यूपी पीसीएस में पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। आईएएस का यह प्रश्न है, आईएएस में पूछा गया है किसने यहाँ पर सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। कुल मिलाकर यह प्रश्न पूछा गया है वॉरेन हेस्टिंग को, वेलेजली को, कॉर्नवालिस को या फिर विलियम बेंटिक को। चलिए आंसर देख रहे हैं। प्रश्न का सही आंसर सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर जो है आपका सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कब किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था? बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का जो है प्रवर्तन किया गया था, भारतीय लोक सेवा जो है शुरू की गई थी। ठीक है, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए ऊपर चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा है। कहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बनाई गई है? गाजीपुर में, बलिया में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? चलिए आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि जो है गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बनाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल में जानकारी दी गई है कॉर्नवालिस के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम या फिर डच तथा बाजीराव द्वितीय? यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है। बताइए बसीन की संधि किस किस के मध्य हुई थी? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में बसीन की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? 41वीं बीपीएससी का प्रश्न है। आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो हैं उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सबसे पहले मराठा सरदार वही थे। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करें। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? वो मराठा की बात हो रही थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन पहला शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या फिर ट्रावनकोर का राजा? सही आंसर है ए यानी कि अवध का नवाब जो था उसने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। आईएएस प्री का यह प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन है? किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर वॉरेन हेस्टिंग? यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, सिगौली की संधि कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1803 में, 1805 में या फिर 1815 में? आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर स्टार मार्क है, यानी कि उत्तराखंड पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। 2016 का प्रश्न है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, स्टार क्यों दिया गया है। तो देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 के बीच में हुआ था। 1816 की सिगौली की संधि से यह समाप्त हुआ था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को सही माना है, जबकि प्रश्न का सही उत्तर 1816 है। तो 1816 इसका सही आंसर है, लेकिन 1816 के आसपास यहाँ पर 1815 है, इसलिए 15 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा और उत्तराखंड पीसीएस ने इसको 1815 ही सही माना है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि लगातार ऐसे ही वीडियो हम हर एक टॉपिक को लेकर के आते रहें, जो कि आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। स्पेशली एसएससी वाले तो बिल्कुल मान करके चलिए, इससे बाहर आपका एक भी जीएस का प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग वाला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द पर जरूर गौर कीजिएगा। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध हुआ था क्या? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर क्या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? कौन सा इसमें से मैचिंग सही नहीं है? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, यूपीएडीए एलडीए मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्यों ऐसा दिया गया है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुआ था।
ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध है तृतीय वाला, वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी सारे के सारे बिल्कुल सही मैच किए गए हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ठीक है, सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से। बाकी इसका आंसर अभी आपने देख ही लिया है। ठीक है ना, तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हेस्टिंग के समय पर हुआ था, ऊपर वाले प्रश्न में हम पढ़ करके ही आए हैं। ठीक है, तो सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर सी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? मद्रास के गवर्नर सर टॉमस मुनरो कब रहे थे? यूपीपीसीएस का यह प्रश्न है। 1820 से 1827 में, 1819 से 1826 में, 1822 से 1829 में, या फिर 1818 से 1825 में कब रहे थे? आइए आंसर देखिए। सही आंसर है ए, यानी कि 1820 से 1827 के मध्य में सर टॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने राज्य को प्रशासन में लिया था? मैसूर को किसने अपने प्रशासन में ले लिया था? तो आपको पता ही है, एक ही है, जो लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने कुशासन के आधार पर किस जनरल गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था? सही आंसर है सी, विलियम बेंटिक ने। तो विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार रियासतों को अपने प्रदेश से मिला लिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अव्यवस्था फैल गई थी। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन एक तृतीय मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या फिर विलियम कैंडविस? यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। सही आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। आईएएस प्री 2 1997 में पूछा गया है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? किसने जो है जो ठग होते थे उस समय पर उनका दमन किया था? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट ने, कैप्टन स्लीमैन ने, अलेक्जेंडर बर्न्स ने, या फिर कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन ने? ठीक है, सही आंसर है बी, यानी कि कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ये भी आपका एमपीपीएससी में पूछा गया 1993 में। वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? सही आंसर है आपका सी। देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। एमपीपीएससी ने इसको 1993 में पूछा, 1998 में पूछा, यूपीपीसीएस ने 1992 में पूछा, यूपीसीएस ने 2012 में भी पूछा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है सी, यानी कि विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर जो है रोक लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, पूरी जानकारी आपको दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। अगर पूरा डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं। तो ये हो चुका था, 32 भी हो गया। 34 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर का प्रश्न, तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 में, या फिर 1830 में? सही आंसर सी है, 1829 में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? यानी बंगाल में जो है दासों का जो निर्यात होता था उस पर रोक कब लगा दी गई थी? 64 में, 1789 में, 1858 में, 1868 में? चलिए आंसर देखिए। सही आंसर है बी, यानी कि 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी कि अब आप दासों का निर्यात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? किस वजह से अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, या फिर कुप्रशासन के द्वारा? अवध को कैसे मिलाया गया था? यूपीपीसीएस ने पूछा है, यूपीपीसीएस ने फिर पूछा है, लगातार यूपीपीसीएस ने 3 बार पूछा है। सही आंसर है डी, यानी कि कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? कौन से गवर्नर जनरल का जो वास्तविक नाम है वो जेम्स एंड्रूज रैमजे है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, या फिर लॉर्ड कर्जन? उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है 2016 में। आंसर देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी का नाम है जेम्स एंड्रूज रैमजे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे था। ठीक है, चलिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। ब्रिटिश शासन में अवध का विलय हुआ था।
ब्रिटिश शासन में अवध का विलय कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। 1853 में, 1854 में, 1855 में या फिर 1856 में। चलिए आंसर देखते हैं। यूपी पीसीएस ने पूछा है, यूपी यूडीए में भी पूछा गया। सही आंसर डी है, 1856 में जो है अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया था। ठीक है। चलिए बघात, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था, ब्रिटिश शासन में बघात का विलय कब हुआ था, 1848 में, 1850 में, 52 में या फिर 53 में। आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि 1850 में बघात को जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है। ये क्रम लगाने को आता है। सबसे पहले सतारा आया था 1848 में, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। डेट आपको याद रखनी है क्योंकि क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर बघात को मिलाया गया था। अधोलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है, कौन सा इसमें से बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या 1849 में सतारा का विलय हुआ था, 1848 से पंजाब का विलय हुआ था, 1856 में अवध का विलय हुआ था या फिर 1855 में झांसी का विलय हुआ था। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि 1856 में अवध का विलय हुआ था, यही बिल्कुल सही है। बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है। सतारा का हम आपको ऊपर बता करके आ रहे हैं। 1848 में सतारा को मिलाया गया था। ठीक है ना। चलिए झांसी 1853 में मिलाया गया था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की थी, यानी कि विलय की नीति जो हड़प नीति थी किसने बनाई थी। बेलेजली ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने या फिर क्लाइव ने। चलिए आंसर देखें। सही आंसर सी है, डलहौजी के द्वारा विलय की नीति चालू की गई थी। आप सबको पता है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किन प्रांतों को, किस प्रांत के एक शासक को हटा दिया गया था कुशासन के आधार पर। अवध को, झांसी को, नागपुर को या फिर सतारा को। आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है। सही आंसर ए है, अवध को जो है कुशासन के आधार पर मिलाया गया था ब्रिटिश शासन में। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। वही जो आपको क्रम लगाने के लिए आता है, झांसी, सतारा, संबलपुर। किसको पहले मिलाया गया था, किसको बाद में। तो आपको पता है सतारा सबसे पहले मिलाया गया था। ठीक है। झांसी को लास्ट में मिलाया गया था। सही आंसर सी हो जाएगा, सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद में झांसी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। सबसे पहले किसको मिलाया था, तो अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं, सतारा को मिलाया गया था। यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुई थी, कब अंग्रेजों ने सिंध को जीत लिया था। लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पर, लॉर्ड ऑकलैंड के समय या फिर लॉर्ड एमहेस्ट के समय। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया। सही आंसर ए है, लॉर्ड एलनबरो के समय पर अंग्रेजों द्वारा सिंध को जीत लिया गया था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था, सिंध पर ब्रिटेन का कब्जा कब हुआ था। 1843 में, 45 में, 49 में या फिर 1854 में। यूपी पीसीएस मेंस का प्रश्न है। सही आंसर ए, 1843 में जो है सिंध पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटेन में विलय हुआ था। जब अवध को ब्रिटेन में मिलाया गया था तो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, कहाँ पर, अवध में। जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर या फिर जनरल लो। यूपी पीसीएस मेंस 2011। सही आंसर ए, जेम्स आउट्रम उस समय पर ब्रिटेन का रेजिडेंट था जब अवध को मिलाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय पर बिछाई गई थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर, लॉर्ड कर्जन के समय पर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन, किसके समय पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो सही आंसर ए है, डलहौजी के समय पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पहली रेलवे आप कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से ठाणे के बीच में डलहौजी ने पहली रेलवे 1853 में चलाई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था। हावड़ा, श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। यूपी लोअर में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया। सही आंसर बी है, बम्बई से ठाणे के मध्य में प्रथम ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। यहाँ पर पहली पटरी भी बिछाई गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। 1853 में, 1850 में, 1840 में, 1890 में। सही आंसर ए है, 1853 में जो है पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ईस्टर्न रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने, अवध तिरहुत रेलवे ने या फिर मद्रास रेलवे ने। आइए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है। सही आंसर बी, 1853 में जो है बम्बई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 52 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 52 देखिए,
ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, यानी ब्रिटेन का जो है भारतीय राज्य में अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डफरिन के समय पर, डलहौजी के समय पर, लिटन के समय पर या फिर कर्जन के समय में? सही आंसर बी हो जाएगा, डलहौजी के समय पर ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। आईएएस 2000 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? किन्होंने जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जो है स्वरूप दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जॉर्ज ऑकलैंड ने या फिर वॉरेन हेस्टिंग ने? सही आंसर ए है, लॉर्ड डलहौजी ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप दिया था। ठीक है, अगला देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? डलहौजी के शासन में, कैनिंग के शासन में, हेनरी हॉर्डिंग में या फिर लॉर्ड लॉरेंस में? सही आंसर बी है, लॉर्ड कैनिंग के समय पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है क्रियान्वित हुआ था भारत में। अगला प्रश्न नंबर 55 देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहर्म ने या फिर सर हरकोटर बटलर ने? किसने सुनाया था? सही आंसर बी है, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। अगला प्रश्न नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्लाइव, कॉर्नवालिस, कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? यूपीपीसीएस जीआईसी में पूछा गया। सही आंसर सी, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में प्रथम वायसराय था। प्रश्न नंबर अगला देखिए 57, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर के किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर सुनाया था ये पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस मेंस में। सही आंसर ए है, इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। अगला प्रश्न, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था कब? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम में, लॉर्ड कैनिंग ने 1860वें सनद के लिए जारी किए जाने से, 1858 की साम्राज्यिक घोषणा से? कौन से घोषणा से जारी कर दिया गया था? हाँ, अगर आपके पुत्र नहीं हैं तो आप उत्तराधिकारी के रूप में उस पुत्र को, दूसरे पुत्र को ले सकते हैं। सही आंसर है डी, 1858 की साम्राज्य की घोषणा हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि हाँ आप जो है उत्तराधिकारी के रूप में अपने किसी दूसरे पुत्र को, दत्तक पुत्र को आप उत्तराधिकारी अपना बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 58 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में? सही आंसर है ए, यानी 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं। 100 प्रश्न या फिर लगभग 96 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं आज यहाँ पर। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कॉर्नवालिस ने, एलन बरो ने, विलियम बेंटिक ने या फिर जॉन सोर ने? देखिए कितने परीक्षाओं में प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है। यूपीपीसीएस में, यूडीए में, फिर पीसीएस मेंस में पूछा गया है। सही आंसर बी है, लॉर्ड एलन बरो के समय पर जो है आपका दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा मैच कर रहा है? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू की थी, वेलेजरी ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि शुरू की थी या फिर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके समय पर हुई थी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। यही बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। क्यों गलत है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस बॉक्स में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 62 देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि यही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, जॉन सोर के शासनकाल में या फिर लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में? किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था? सही आंसर बी होगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवा कौन होते थे? तो मराठा के जो है मंत्री वगैरह जो है वो पेशवा कहलाते थे। ठीक है, तो इसको कब समाप्त कर दिया गया था पेशवाई को? 1858 में, 1818 में, 1861 में या फिर 1802 में? आंसर देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 देखिए,
कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यूपीपीसीएस मेन से पूछा गया, सही आंसर सी है, यानी कि जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुआ था। बाकी सही बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित, बाकी सब कुछ सही सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न बहुत से ऐसे पूछे जाते हैं सुमेलित वाले, चयन कीजिए। ठीक है ना, तो अब देखिए जीएस जुड़ी है एसएससी में, तो एसएससी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे देखने के लिए थोड़ा सा हमको ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर चलते हैं अपन। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर सर जॉन शॉर्ट तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सही आंसर सी है, लॉर्ड वेलेजली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्या पूछा गया था एक बार देख लीजिए फिर से। प्रश्न पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है ना, तो सही सुमेलित कौन सा है? जो लॉर्ड वेलेजली हैं वो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं, बाकी सारे के सारे गलत हैं। कौन कौन से और सही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉक्स में सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयकरण, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए आंसर देखिए, सही आंसर है डी, लॉर्ड लिटन के समय पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य में हुआ था। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। ठीक है, तो आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो ऑकलैंड के समय पर हुआ था। 69 देखते हैं, कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित है? कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, या फिर जॉन लॉरेंस। आंसर देखिए, सही आंसर है डी, यानी कि जॉन लॉरेंस जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, जॉन लॉरेंस का ये नियम है, कौन सा? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। ठीक है, प्रश्न नंबर 70, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम जनगणना? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लिटन के कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में, या फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? सही आंसर है सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो ही ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, वह कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो अभी हम बता के आ रहे हैं, लॉर्ड मेयो सही आंसर होगा इसका। 72 देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी जब वे भ्रमण पर थे? एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो इसका भी सही आंसर लॉर्ड मेयो हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था, सही आंसर सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, 73, किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में की गई थी? तो ये भी बिल्कुल उत्तराखंड पीछे से पूछा गया है, लॉर्ड मेयो ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन, या फिर लिटन? सही आंसर डी, लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध जो है एक फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन भारत का सबसे दीर्घकाल सबसे ज़्यादा समय तक वायसराय रहा था? कर्जन, डफरिन, हॉर्डिंग, मेयो? सही आंसर ए है, लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा समय तक भारत का वायसराय रहा था। वायसराय की बात हो रही, गवर्नर जनरल नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, कौन कितने समय तक रहा था। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, कर्जन द्वारा, या फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा? सही आंसर भी है, लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थायी स्वायत्त शासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77 देखिए, भारत में स्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? मेयो ने, लिटन ने, कैनिंग ने, या फिर रिपन ने? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो उतना रिस्पांस यूट्यूब के द्वारा भी नहीं मिलेगा और लोगों तक पहुंच नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आप भी शेयर कीजिए, यूट्यूब भी शेयर करेगा। फिर हम अगली वीडियो भी बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। जो अभी तक मंदिर वगैरह है, जो स्थापत्य कला है भारत की, ऐतिहासिक कलाएँ जो हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, ठीक है ना, IAS PCS में, या फिर आपके UPSSC में, UPPCS में, UPSI में, MPSI में, कौन कौन सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, सारी जो हैं वो हम स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न सारे लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है ना, तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लगाए जाने से संबंधित था, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर संबंधित था, प्रतिबंध को लेकर संबंधित था, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना था, आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना था।
सही आंसर सी है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई आयुक्ताओं को हटाना था। यानी कि ये कहा जाता था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोप वाले जो भी अपराधी हैं उनकी जो है मतलब जो कोर्ट में प्रक्रिया वगैरह चलती है उसकी सुनवाई जो है भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित था एल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 देखिए, आईएएस से पूछा गया प्रश्न है, किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अपग्रेड किए। यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा जा रहा है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग, किसके शासनकाल में आया था? सही आंसर सी है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह आया था फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 देखिए, बड़ा सा प्रश्न है। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि के लिए आया था। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है, सही आंसर बी हो जाएगा। केवल दो सही है। एम लोखंडे जो है ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ठीक है, डलहौजी को, कैनिंग को, कर्जन को या फिर रिपन को यूपीपीसीएस पूछा गया। सही आंसर डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आरओ का प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय शासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अभी पढ़ करके आ रहे हैं, जो स्थानीय स्वशासन था वो रिपन का था, ना कि लिटन का था। ठीक है, तो ये ही आपका आंसर ए हो जाएगा, 83। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट बताना है। एक तरफ है गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य। क्लाइव प्रेस पर प्रतिबंध, बेंटिक बंग विभाजन, चार्ल्स मैटकॉफ बंगाल में दोहरा शासन या फिर कर्जन अंग्रेजी शिक्षा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। कूट के आधार पर बताना है। सही आंसर इसका ए है, यानी 1 के सामने सी आएगा, यानी क्लाइव के सामने बंगाल में दोहरा शासन आ जाएगा। 2 के सामने डी, यानी बेंटिक के समय पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ोतरी मिली थी। उसके 3 के नीचे ए, चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था। उसके बाद 4 के नीचे बी, यानी कि कर्जन ने बंग विभाजन कराया था। ये सही सुमेलित हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। ये भी सुमेलित वाला ही है, डी जी हाँ। तो सुमेलित वाला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, रिपन, कर्जन, सत्य प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल विभाजन, व्यवगत का सिद्धांत। चलिए मिलाते हैं। तो डलहौजी जो है वो व्यवगत का सिद्धांत है, आपको पता ही है। ठीक है, तो पहले से डी मैच हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे से ए मैच होगा, विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया था। तीसरे से बी, लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने स्वायत्त शासन चालू किया था, और लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे ऊपर, और प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना की सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लॉर्ड वेलेजली के समय पर स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलन सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। आंसर सही है सी, यानी कि लॉर्ड एलन के समय पर जो है सिंध का विलय हुआ था। यही बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बाकी सभी गलत हैं। प्रश्न नंबर 86 देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली, कर्जन या फिर विलियम बेंटिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लॉर्ड कर्जन के समय पर इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हम बता के आ रहे हैं, आपके लॉर्ड कर्जन के समय पर हुई थी। ठीक है, चलिए ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? मिंटो, लिथगो, कर्जन या फिर कैनिंग। तो सही आंसर सी, यानी कर्जन के समय पर भारतीय पुरातत्व से संबंधित जो भी कार्य हुए थे वो कर्जन के समय पर ही हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 देखिए, भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? किसने कहा था कि जो कर्जन है वो औरंगजेब की तरह प्रशासन करता? सही आंसर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जो आपका कर्जन है वो जो है औरंगजेब की तरह शासन चलाता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायुसेनाओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कर्जन, पदावधि पूछा जा रहा है कि कौन कब कब आया था। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 2 3 4। सबसे पहले कर्जन आया था, फिर चैम्सफोर्ड, फिर हॉर्डिंग, फिर इरविन। ठीक है, सबसे लास्ट में इरविन आया था, याद रखिएगा। ये इनका टाइम पीरियड जो है कौन कब कब आया था। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फूट डालो शासन करो किसकी नीति थी? पता ही है आपको, लॉर्ड कर्जन ने ये रणनीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो, तभी तो बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 92 की ओर चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि अंतिम इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसमें सहायक बनूं। ये किसका कहना था? लेटन का कहना था, डफरिन का था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, लॉर्ड मिंटो ने कहा था। चलिए आंसर देखिए, सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि ये जो है कांग्रेस है वो समाप्त होने जा रही है, मैं इसका भागीदारी बनना चाहता हूँ, इसको शांतिप्रिय तरीके से समाप्त करने में लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, बंगाल विभाजन याद रखिए 1905। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। वही फूट डालो शासन करो किसका था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। वही मार्ले मिंटो अधिनियम आया था 1909 में। ठीक है ना, जिसमें ये कहा गया था कि जो मुसलमान हैं वो अलग निर्वाचन हो कर किया जाएगा, हिंदुओं का अलग निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है ना, मार्ले मिंटो 1909। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, इरविन या फिर रीडिंग? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी है, लॉर्ड रीडिंग जो है वो यहूदी वायसराय था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग 94 प्रश्न हैं, लगभग 100 के आसपास। ठीक है ना, इनसे बाहर एक भी आपका गवर्नर जनरल का प्रश्न नहीं जाने वाला है, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो। बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रश्न सारे आए हुए हैं और सभी एग्जाम में कब कब आए वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको आप कवर कर लेंगे तो गवर्नर जनरल से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसके बाद में हम नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थापत्य कला जो है, आर्किटेक्चर जो भारत का है, उसको कवर करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।